सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड ऑफ इट्स एक्सपेंशन। ठीक है, टोटल कितने ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के? 6 ऑर्गन्स है। ठीक है, 6 ऑर्गन्स है। और अब हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं? 5। ठीक है, उन्हीं 5 जो मेंबर्स है उन्हीं के पास क्या है? वीटो पावर है। ठीक है, और इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, वो कितने हैं? 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 इसके क्या है? परमानेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा किस चीज को लेके इशू आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ वो 15 मेंबर ही है ना, जो 10 नॉन परमानेंट है, 5 क्या है? परमानेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है इसकी एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? उसको एक्सपैंड करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो 1945 के बाद, 1945 के बाद ही क्यों? क्या रीजन है? सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश ही क्यों किया गया था? इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, लीग ऑफ नेशन बनी, फिर वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, वही लीग ऑफ नेशन ज्यादा पावरफुल बन के आई यूनाइटेड नेशन के तौर पे हमारे सामने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का काम ही क्या है? टू एस्टेब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो जब भी कोई युद्ध जैसी कोई सिस्टम हो जाता है तो उस टाइम पे कौन सा ऑर्गन काम करता है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम ही क्या है? टू एस्टेब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम आ रही है इसकी एक्सपेंशन की, क्योंकि हमेशा अगर बात होती है तो इसके स्ट्रक्चर की बात होती है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? अगर मैं पूछूं आपको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कैसे करोगे? वही 10 और 5 मेंबर्स। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात की जाती है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है कि इसकी जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाओ, उसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड मतलब अगर 5 मेंबर है तो उसमें 10 करो। अगर वो कुछ क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, अगर वो क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर दिया तो देन आप इसके मेंबर बन सकते हो। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें ऐड करो, जैसे इंडिया बोल रहा है, बट ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जो परमानेंट मेंबर्स है, वीटो पावर है, देन कुछ लोग फेवर में वोटिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो एक वोट का मतलब भी वहां पे क्या होता है? नेगेटिव वोट का मतलब यही होता है कि एक अगर नहीं बोल रहा है तो आप नहीं बनोगे फिर। तो वहां पे थोड़ी सी अगर पॉजिटिव वोटिंग हो जाती है तो देन आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, तो 1945 में कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कोल्ड वार के टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। तो आफ्टर 1945 क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात की गई और कंप्लीट यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की बात की गई, लेकिन स्पेशली कहाँ पे कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होने चाहिए। कुछ इसका क्राइटेरिया जो है वो जो कंट्रीज फुलफिल कर लेती हैं तो उनको भी ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड उठी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं और नॉन परमानेंट मेंबरशिप है वो थोड़ी सी एक्सपैंड की जाए। ताकि क्यों एक्सपैंड करनी है? क्योंकि जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो चीजें चल रही हैं, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो रियलिटीज हैं वो रिफ्लेक्ट हो कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में, कि पूरी दुनिया जो है वो यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर जो प्रपोजल्स आए एक्सपेंशन के लिए वो एशिया से आए, अफ्रीका से आए और साउथ अमेरिका से आए। ठीक है, एशिया से आए, अफ्रीका से आए और साउथ अमेरिका से आए। ठीक है, उसके बाद जो यूएस है, यूएस और बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने भी डिमांड की। एक तो प्रॉपर स्ट्रक्चर को लेकर रिफॉर्म्स की बात की इन लोगों ने कि इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें एक्सपेंशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ दूसरा जो इन्होंने यहाँ पे मतलब कि रिफॉर्म की बात की, वो प्रॉपर इसमें यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने किस चीज की डिमांड की कि इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जो भी यूनाइटेड नेशन का बजट है, इसके बजट के प्रोसेस में थोड़ा सा इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर आपको ये शॉर्ट आंसर आ जाता है तो आप बता सकते हो। एक तो यहाँ पे प्रॉपर एक्सपेंशन को लेके बात की जा रही है, दूसरा इसमें किसकी बात की जा रही है कि जो बजट का जो प्रोसेस है उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। क्लियर? अब 1992 में एक डिबेट हुई। ठीक है, जब जनरल डिबेट होती है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होती। सिक्योरिटी काउंसिल में जब युद्ध जैसी चीजों को लेकर डिस्कशन करनी है, युद्ध रोकना है, तो वो कहाँ होगा? सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन जनरल असेंबली क्या है? जब भी देश किसी भी वर्ल्ड की किसी भी जनरल चीज में आपको डिस्कशन करनी है, जैसे हमारी पार्लियामेंट में हम डिस्कशन करते हैं, वैसे ही वहां पे भी पूरी दुनिया को लेकर डिस्कशन होती है, पूरी दुनिया के लीडर्स वहां बैठे होते हैं। तो देन आप कहाँ करते हो? जनरल असेंबली में डिस्कशन करते हो। वहां पे दुनिया में कितनी टोटल कंट्रीज हैं? 195 कंट्रीज हैं। तो सारे के सारे लीडर्स वहां पे बैठे होते हैं।
ठीक है। अब 1992 में क्या हुआ कि एक डिबेट होती है इसी चीज को लेकर, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया कि एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया वहां पे। ठीक है, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और वो जो रेजोल्यूशन था वो उसमें 3 मेन चीजों को लेकर चिंताएं व्यक्त की। दैट रिफ्लेक्ट्स 3 मेन कंसर्न्स। ठीक है, पहला ये था कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मतलब कि रिप्रेजेंटेशन, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कंटेम्परेरी वर्ल्ड रियलिटीज को। अगर कंटेम्परेरी वर्ल्ड रियलिटीज, देखो पॉलिटिकल रियलिटीज में यही होगा कि कौन सा देश किससे लड़ रहा है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर वो उस चीज को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, उस चीज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो यूनाइटेड नेशन तो इनवैलिड है फिर। तो उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है कि इसमें कंटेम्परेरी पॉलिटिकल रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे ये था कि जो इसमें प्रॉपर मतलब कि वेस्टर्न वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यूएसए वगैरह जो पावरफुल कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो उनको वेस्टर्न वैल्यूज को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को ज्यादा। अगर जब मैं मैक्सिमम टाइम जब मैं यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ, तो बच्चे बोलते हैं कि मैम यूनाइटेड नेशन क्या है? मैम यूएसए। तो यूएसए एक वेस्ट की मतलब प्रॉपर वेस्टर्नाइजेशन ही है ना ये, कि तुम यूएसए को यूनाइटेड नेशन बोल रहे हो, इट्स मीन यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन को तो डोमिनेट कर रहा है। ये तो यूनाइटेड नेशन तो किसी के कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ना है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है। कहीं पे गरीबी है, कहीं पे महामारी आ जाती है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है दुनिया में, कहीं पे अनपढ़ता है, कहीं पे कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो हर चीज हर फील्ड में यूनाइटेड नेशन काम करता है दुनिया में। समझ रहे हो? तो यूएसए के साथ कैसे जोड़ रहे हैं हम? इट्स मीन यूएसए की यहाँ पे डोमिनेंस, जो यूएसए वो डोमिनेट कर रहा है ना, तो इसीलिए कभी कभी लोग उसको यूएसए बोल देते हैं। वो यूएसए नहीं है, यूएसए अलग है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पावर है, बट ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि जो वेस्टर्न वैल्यूज को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ये उनके इंटरेस्ट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। देखो रिफ्लेक्ट तो करेगा ही। अगर एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें रिहान जो है वो अबाउट 50 to 60% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस ग्रुप में किसकी सबसे ज्यादा चलेगी? रिहान की चलेगी ना। तो वही चीज है कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्री कंट्रीब्यूट करेगी तो उसी की चलेगी ज्यादा, बाकी वालों की इतनी थोड़ा ना चलेगी, क्योंकि इतना ज्यादा इट्स मीन कि वो ऑर्गेनाइजेशन ही उस कंट्री की हेल्प से चल रही है ना। तो उसके बाद वो कहते हैं कि फ्यू पावर्स जो है वो इसको डोमिनेट करती हैं। चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद यूएसए हो गया, रशिया हो गया, है ना। यही लोग क्या करते हैं, इसको डोमिनेट करते हैं, ये बोला जाता है। ये प्रॉब्लम है इसमें, और इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, फिर वही 4-5 लोग ही डिक्टेटरशिप है फिर यहाँ पे, है ना। तो ये डिबेट में ये कंसर्न्स रखे गए थे। फिर प्रॉपर 1 जनवरी 1997 को मल्टीपल आ जाता है यहाँ से। 1 जनवरी 1997 को यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो थे, एट प्रेजेंट कौन है? एट प्रेजेंट कौन है? एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन का? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो उस टाइम पे कॉफी आनंद जो थे, इन्होंने प्रॉपर क्राइटेरिया को फिक्स किया कि आप अगर आपने सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है तो देन आप ये वाला क्राइटेरिया अगर कंप्लीट करते हो तो आप उसका मेंबर बन सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, आपका जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे इंडिया भी तो एक अच्छी इकोनॉमिक पावर है। इंडिया का कोई इकोनॉमी अगर आप देखो तो फर्स्ट 5 में तो आ ही रही है। वो एक मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए। आप प्रॉपर एक अच्छे उस देखो, पता है क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन का बजट है, हर एक कंट्री उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आप अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप उसका मेंबर बन सकते हो। देन उसके बाद एक बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री होनी चाहिए, तो इंडिया तो नंबर 1 है ना। उसके बाद एक ऐसा नेशन जो कि रिस्पेक्ट करता है डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को। तो मेरे को लगता है कि इंडिया तो इस मामले में ठीक ही है ना। और दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो, कल्चर की बात हो। तो ये वाला सारा क्राइटेरिया इंडिया कंप्लीट कर चुका है। इंडिया ज्योग्राफी वाइज आप देखोगे तो हमारा ऊपर क्या है, इंडिया के ऊपर हिमालयाज हैं, यहाँ पे प्लेट्यू है, यहाँ आइलैंड्स हैं, है ना, यहाँ पे डेजर्ट भी है, कोस्टल एरिया भी है, सब कुछ है। तो इंडिया एक डाइवर्स ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। उसके बाद इकोनॉमी का सिस्टम भी हमारा मतलब कि ठीक है, डाइवर्स है, अलग अलग सिस्टम है हमारे।
ठीक है। उसके बाद कल्चर की हम बात करते हो तो इंडिया का बहुत ज्यादा डाइवर्स कल्चर है। नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वेस्ट टू ईस्ट देखते हो तो भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, सेंट्रल इंडिया का अलग से है। तो इंडिया ने ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो, मतलब काफी टाइम से ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज तक इंडिया जो है वो इसका मेंबर बना ही नहीं। ठीक है, तो यही तो बात की जा रही है। तो देन अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हो और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उसमें ऐड ही नहीं कर रही है, आपने उसका क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो इसके अगेंस्ट जाके फिर इन लोगों ने क्या किया कि G4 को एस्टेब्लिश कर दिया, ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, जैसे इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ठीक है, इन्होंने किसको एस्टेब्लिश किया? G4 कंट्रीज को। ये मेजर इकोनॉमीज भी है, मेजर मिलिट्री पावर भी है, एक अच्छे कंट्रीब्यूटर भी हैं, इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उसके बाद पॉपुलेशन वाइज देन ये डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये लोग ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और अगर वर्ल्ड डाइवर्सिटी की बात की जाए तो दुनिया की ये बड़ी बड़ी डाइवर्सिटी है, पर ये परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट में, नॉन परमानेंट मेंबर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, पर ये परमानेंट मेंबर बनना डिजर्व करते हैं, लेकिन इनको नहीं बनाया जा रहा है। तो इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर दी है? G4 की। तो यही आज के टाइम का मेन जो मुद्दा है यूनाइटेड नेशन का, कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन की जरूरत है, लेकिन जब क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बावजूद भी वो लोग वहां का मेंबर उनको नहीं बना रहे हैं। तो बार बार यही डिबेट चल रही है, लेकिन कोई भी इसका रिजल्ट अच्छा, आउटकम अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि जिनको बनना चाहिए उनको बना ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ऐसे होता है, कभी चाइना नेगेटिव वोट कर देता है, कभी यूएसए नेगेटिव वोट कर देता है, तो उसका वो बन ही नहीं पाता फिर। ठीक है।